अभी अभी एक दो दिन पहले सरन्यायाधीश भूषण गवई जी इनके 5 खंडपीठ के बेंच ने 2 बेंच का जजमेंट जो राष्ट्रपति या राज्यपाल इन्हें जो विधेयक की कालमर्यादा के लिए दिया गया था, उस 2 बेंच के जजमेंट को उन्होंने पलट दिया है। और जहाँ तक हमें ये भारतीय संविधान पर बलात्कार दिखाई पड़ता है, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। दिसंबर 20 2025 नवंबर 20 2025 यह दिन है, वो दिन है। सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश भूषण गवई इनकी अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीश खंडपीठ जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिंह और न्यायमूर्ति अतुल तेंदुलकर द्वारा भारत के महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल अधीन विधायक कालमर्यादा को जो निर्णय दिया था 2 खंडपीठ ने, उसको उन्होंने पलट दिया। जो 2 खंडपीठ के जो न्यायाधीश थे, जो जे.बी. पारदेवाला और आर महादेवन जो न्यायाधीश थे 2, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 340 और 341 संबंधित 8 अगस्त 2025 को एक उचित निर्णय दिया था, जहाँ बहुत अच्छा निर्णय दिया, जहाँ उन्होंने राष्ट्रपति को जो विधेयक उनके पास आता है, तो विधेयक को कालमर्यादा 3 महीने, और राज्यपाल के पास जो विधेयक आता है उनको कालमर्यादा 1 महीना दिया गया था। वो अपने विधेयक प्रलंबित या पेंडिंग वो नहीं रखते, वो निर्णय था। उस निर्णय को ये 5 खंडपीठ ने बदल दिया। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी सवाल ये भी आ रहा है कि भूषण गवई जी के पास जो शिकायत आई थी, राष्ट्रपति जी ने 141 एक के अंतर्गत जो शिकायत की थी, जो कुछ सवाल पूछे थे, उस सवाल का जवाब भी दे सकते थे सरन्यायाधीश, जो उन्होंने 14 सवाल पूछे थे उसका जवाब भी दे सकते थे, या वो जो सवाल है जो 2 खंडपीठ ने जो निर्णय दिया था उनके पास भी भेज सकते थे। या और हम बात कर, या रिवीजन अगर फाइल करना है, तो रिवीजन अगर फाइल करना है उसके ऊपर उन्होंने जो रिवीजन दिया, जो निर्णय दिया था वो 2 खंडपीठ ने, वो रिवीजन अगर फाइल करना था वो रिवीजन भी वो फाइल कर सकते थे। तो वही जज रहे होते न्यायाधीश पारदीवाला और महादेवन, और रिवीजन भी फाइल नहीं की गई। और जो 5 खंडपीठ बनाई गई थी उसमें न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन को वहाँ रखा नहीं गया। कारण क्या रहा? ऐसे कई यहाँ उठे खड़े होते हैं, और जो बाद में संविधान 340 और 341 को हम छेड़ नहीं सकते हैं, हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, या उस पर कोई ऊपरी नहीं दे सकते, या कालमर्यादा हम निश्चित नहीं कर सकते। ये बातें ये 5 खंडपीठ ने कर दी। एक प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके जो अधिकार है मनमानी प्रलंबित रखने का, उनको उन्होंने हरी झंडी दी। तो इसमें हमें कुछ राजनीति दिखाई पड़ती है, और यह भारतीय संविधान पर बलात्कार भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारतीय संविधान का उन्होंने जो हम चर्चा करेंगे 2 खंडपीठ के निर्णय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये 20 दिसंबर 2005 का जो निर्णय है वो भारतीय संविधान पर बलात्कार दिखाई पड़ता है। हम इससे भी आगे चर्चा करेंगे। अभी यह बेंच के ऊपर जो निर्णय दिया गया 5 खंडपीठ ने, क्या यह इसे 9 बेंच की खंडपीठ या 11 बेंच की खंडपीठ या 13 बेंच की खंडपीठ के सामने वो डाला जाता है, आह्वान दिया जाता है क्या? हम इस बीच ये भी हम देखेंगे भविष्य में। या
रिवीजन याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन भी डाला जाता क्या, ये भी हमें इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल हो, विधेयक कालमर्यादा निर्णय जो दिया गया था दो खंडपीठ ने, JB पालीवाला और न्यायमूर्ति महाधिवन, इनके खंडपीठ का जो फैसला है और फैसले को हमको समझना होगा। बहुत ही अच्छा फैसला था। 24 अप्रैल, इसके पहले हम ये डिटेल में जाने के पहले, इस खंडपीठ के निर्णय पर जाने के पहले हमें केशवनाथ भारती विरुद्ध केरल सरकार जो निर्णय दिया है 24 अप्रैल 1973 को जो निर्णय दिया था, 13 खंडपीठ का निर्णय था, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। केशवनाथ भारती जो निर्णय है वो बहुत फेमस निर्णय है और 13 खंडपीठ का निर्णय 7-6 से पारित हुआ है, 7-6 बहुमति था। तो उस खंडपीठ में तत्कालीन न्यायाधीश MS सिकरी, इनके अध्यक्षता खंडपीठ ने न्यायमूर्ति JM सेलथ, न्यायमूर्ति KS हेगड़े, न्यायमूर्ति AM ग्रोवर, न्यायमूर्ति AN रे, न्यायमूर्ति P जगमोहन रेड्डी, न्यायमूर्ति DG पालेकर, इन्होंने सहमति, जो 7 जज थे इन्होंने सहमति से बात किया। और साथ में एक दूसरे जज थे न्यायमूर्ति HR खन्ना, न्यायमूर्ति KK मैथ्यू, न्यायमूर्ति SM बेग, न्यायमूर्ति SN द्विवेदी, न्यायमूर्ति BK मुखर्जी, न्यायमूर्ति यशवंत चंद्र जो धनंजय चंद्रपुर के पिताजी है, उन्होंने उसके विरोध में निर्णय दिया था। तो 7-6 ये बहुमत से वो निर्णय पारित हुआ और भारतीय संविधान की गरिमा को बचाया गया। उसमें भारतीय संविधान की रक्षा की गई और क्या कहा गया ये भी हमको समझना होगा। भारतीय संसद या भारतीय संविधान में संशोधन कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। भारतीय संसद या भारतीय संविधान में संशोधन कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, परंतु संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर हम जो बोलते हैं उसे बदलाव नहीं कर सकता। यह निर्णय दिया, यानी संविधान की गरिमा को उन्होंने 7-6 से बचाए रखा, ये हमें समझना होगा। अब हम दिखाई पड़ते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति के या जो राज्यपाल है, उनके पास अभी तक 3300 से ज़्यादा बिल पेंडिंग है और बहुत से राज्यों के बिल भी पेंडिंग है बस, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के भी पेंडिंग, उसके अलावा कई बिल पेंडिंग है। तो वो पेंडिंग बिल किस में है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, पंजाब और बगैर भाजपा राज्य है वहाँ के बिल पेंडिंग रखे गए हैं। पूरा दिन भी 3-4 महीने नहीं, 6 एक साल, 2 साल, 3 साल प्रलंबित है। दोनों संसद में पारित है बिल और राज्यपाल के साइन के लिए रुका है। इसलिए जो निर्णय दिया गया है हम इस पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। और जो 7-6 का जो निर्णय है केशव भारती केस में, भारतीय डेमोक्रेसी को उन्होंने बचाए रखा है, लोकतंत्र को बचाए रखा है। और जो निर्णय दिया है 5 खंडपीठ ने, उसने भारतीय लोकतंत्र का क्या होगा, यही एक सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है। जो भूषण गवई जी, इनकी खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है, 2 बेंच के खंडपीठ को पलटा दिया निर्णय को, क्या वो संशोधन, क्या भारतीय संविधान में बलात्कार नहीं है? क्योंकि बस उस खंडपीठ ने थोड़ी सी राहत दी है, उस खंडपीठ ने थोड़ी सी राहत दी है। अगर किसी विधायक को अनिश्चित समय तक लंबित रखा जाता है तो यह कोर्ट के सीमित दखल या अपद का आधार बन सकता है। यानी दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाओ, याचिका रहो, पेंडिंग रहो, यही बातें होगी। कोर्ट का दरबार यही बात दिखाए। अब हम 2 खंडपीठ की जो न्यायाधीश खंडपीठ थे, न्यायमूर्ति पालीवाला और महाधिवन, उनके निर्णयों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने
एक संदर्भ दिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 में। वहाँ वहाँ क्या लिखा है, वो जज कहते हैं कि अनुच्छेद 200 में एज सुन एज पॉसिबल ये संदर्भ लिखा है। क्या लिखा है कि जब विधेयक आता है तो एज सुन एज पॉसिबल वो विधेयक को आपको निर्णय लेना है। तो अगर राज्यपाल त्वरित कार्रवाई की, इसमें क्या कहा है संविधान ने, राज्यपाल से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की है। ये बस न्यायाधीश कहते हैं। जहाँ समय सीमा निर्धारित की जाती नहीं होती, जहाँ समय सीमा यानी एज सुन एज पॉसिबल, समय सीमा निर्धारित नहीं की है, एज सुन एज पॉसिबल यानी जल्दी करो नहीं। पर लेकिन जहाँ समय सीमा निर्धारित नहीं होती वहाँ शक्ति का उपयोग समय में किया जाना चाहिए। वहाँ शक्ति का उपयोग उचित समय के लिए किया जाना चाहिए। यदि प्रक्रिया में त्वरित कार्रवाई की मांग करता है तो कोई समय सीमा निर्धारित कर सकती है। और खंडित कहता है समय सीमा निर्धारित करना संविधान में संशोधन करना नहीं है। ऐसा पॉसिबल लिखा तो संशोधन में नहीं है, ये संविधान में संशोधन नहीं है, बल्कि वो अनुच्छेद 200 के अंतर्निहित प्रकृति के अनुरूप न्यायिक मानकों को तय करता है ताकि मनमानी और अनुचित विलंब को रोका जा सके तथा अनुच्छेद 200 के महत्व को देखते हुए समय सीमा निर्धारित की जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसलिए समय सीमा निर्धारित की जाती है। राज्यपाल के लिए 1 माह के भीतर विधेयक पर निर्णय देना चाहिए और राष्ट्रपति ने 3 माह के भीतर निर्णय देना चाहिए। इस समय सीमा उन्होंने न्यायमूर्ति DB पार्दीवाला, न्यायमूर्ति महादेवन इन्होंने कहा था। क्या वो उल्लंघन क्या भारतीय संविधान था? क्या उल्लंघन कहा है? उन्होंने गाइडलाइन दे दी, एक समय सीमा निर्धारित की, जो तो वह फैसला रद्द किया गया है। क्या है लोकतंत्र बलात्कार नहीं है? क्या है लोकतंत्र की हत्या नहीं है? भारतीय संविधान पर बलात्कार भी है और लोकतंत्र का हत्या भी है, ये हमको समझना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़, इनके अध्यक्ष वाली 7 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा पंजाब सरकार विरुद्ध देवेंद्र सिंह इस केस में जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट को उपवर्गीकरण और क्रिमिनल दर में डाला गया है, वो निर्णय की बात कर रहा हूँ। उपवर्गीकरण क्रिमिनल के बारे तो वो 7 न्यायाधीश जो थे चंद्रचूड़ के साथ में न्यायमूर्ति भूषण गवई, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति पंकज मिश्रा, न्यायमूर्ति SC वर्मा, इन्होंने 6-1 से वो निर्णय दिया। और आधार क्या लिया उन्होंने? इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार, वो आधार लिया जो वहाँ क्रिमिनल OBC वर्ग के लिए क्रिमिनल लागू किया गया था। वहाँ आदेश था OBC वर्ग के लिए वह क्रिमिनल, वो इंदिरा साहनी खटला का था और 6-3 विरुद्ध से पारित हुआ और उसमें क्रिमिनल OBC वर्ग के लिए क्रिमिनल लागू किया गया और आरक्षण सीमा 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी लागू किया बताया गया। आरक्षण की सीमा 50% से अधिक ना हो, ये भी कहा गया है। तो वो जो निर्णय था इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार, वो 7-3 से पारित था। 9 बेंच का फैसला था। और 9 बेंच में कौन थे? सर न्यायाधीश ललित, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और नहीं वो ऑलरेडी वो केस में थे। जो केस का जो निर्णय अलग था, लेकिन और एक निर्णय हुआ जो न्यायमूर्ति जो ललित इनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने, उसमें न्यायमूर्ति 5 खंडपीठ का निर्णय है जो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति JB पार्दीवाला, इन्होंने 5-1 बहुमत से निर्णय दिया जो EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू किया। ये 5 बेंच का निर्णय, 10 EWS यानी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया
अभी 9 बेंच ने क्या निर्णय दिया था, 50% पर आरक्षण दान नहीं होना चाहिए, और 5 बेंच वाला 10% आरक्षण देता है, 60% आरक्षण हो गया। तो ये लीगली कैसे हो ये तो कानून संविधान का उल्लंघन हो गया। तो या सुप्रीम कोर्ट को बाईपास हो रहा है। तो और दूसरी बात, भारतीय संविधान ने आरक्षण दिया है सामाजिक आधार पर दिया है, आर्थिक आधार पर नहीं है। और ईवी चिन्ह केस में सर्वोच्च न्यायालय का जो खंडपीठ का निर्णय था 5 बेंच का, जो जिसमें सर न्यायाधीश संतोष हेगड़े, न्यायमूर्ति एस एन वारियान, न्यायमूर्ति बी पी सिंह, न्यायमूर्ति एस के सेमा, न्यायमूर्ति एस बी सिंह, इन्होंने 5 नंबर 2-4 को 4-1 बहुमत से एक निर्णय दिया था, जो बहुत ही उचित निर्णय था। उसमें अनुसूचित जाति जनजाति ये वर्ग समूह, उनका वर्गीकरण हो, ये एक वर्ग समूह है। अनुसूचित जाति और जनजाति ये एक वर्ग समूह है, उसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, ये निर्णय दिया गया था। उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, ये निर्णय 2004 में 5 खंडपीठ ने दिया था 4-1 से। उस निर्णय को इसने बदल दिया है। अभी जो 7 खंडपीठ का जो निर्णय था, तो उसे बदल दिया। तो ये धनंजय चंद्रचूड़ के खंडपीठ ने वो निर्णय बदल दिया। तो क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? इस संविधान को बाईपास नहीं कर रहे हैं, संविधान को बलात्कार नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो ये हमें इसको समझना पड़ेगा। और दूसरा एक संदर्भ लेना पड़ेगा, जो उसने जो निर्णय दिया था 5 खंडपीठ ने, अनुसूचित जाति को एक वर्ग माना था और वर्गीकरण करने से मना किया था, उसमें एक सामाजिक आधार था, और सामाजिक आधार था। और उसके साथ में हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अंग्रेज काल में क्या था, हिंदू धर्म के ब्राह्मण अवस्था ने अस्पृश्य समाज को हिंदू मानने से इनकार किया था। हिंदू धर्म के ब्राह्मणी व्यवस्था ने अस्पृश्य समाज को हिंदू मानने से इनकार किया था। तो 1946-16 में अंग्रेज ज़माने में जब भारत गुलाम था, तो अस्पृश्य वर्ग को ये कंडीशन देख के उनको आगे तक जनगणना भी करनी थी, उनको किस श्रेणी में रखना है। उन्होंने 2 शेड्यूल बनाया है, एक जाति का शेड्यूल बनाया है, एक अनुसूची का अनुसूची बोलते शेड्यूल अनुसूची, एक जाति की अनुसूची बनाया है, एक जनजाति की अनुसूची बताया। तो जाति का अनुसूची की में एक बनाई, दूसरे अनुसूची। तो आज हम देखते हैं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, और शेड्यूल अंग्रेज काल का है, 1919 का है। वो बाद में 1931 में जनगणना जो हुई थी, उसमें वही आधार था। ये हमको समझना होगा। भारतीय समाज में वेश्या जो होती है, जो प्रॉस्ट होती है, प्रोस्टिट्यूट होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक गरीब वेश्या होती है, एक पॉश वेश्या होती है। गरीब वेश्या बदनाम हो जाती है, लेकिन पॉश वेश्या यह क्या बदनाम नहीं होती। वो बड़ा हाई प्रोफाइल समाज में रहती है, होटलों में उसका चलता है, तो उठना बैठना सोना चलता है। वैसे ही भिखारी भी या बेगर 2 प्रकार के होते हैं, एक गरीब भिखारी और दूसरा पॉश भिखारी। गरीब भिखारी बेचारा बदनाम रहता है, लेकिन पॉश भिखारी जो होते हैं वो सत्ता पद पाने के लिए भीख मांगते हैं। क्या भीख मांगते हैं? कभी आयोग में चले जाए, कभी किसी मंत्री बन जाए, संसद सदस्य बन जाए, राज्यपाल बन जाए, ये भीख मांग लेते हैं। और जो गरीब भिखारी यह है, वो वफादार ईमानदार होता है अपने पेशा के प्रति। गरीब भिखारी वो अपने पेशा के प्रति वफादार होता है, ईमानदार होता है। लेकिन ये तो वफादार भी नहीं होते, ईमानदार नहीं होते। जो पॉश भिखारी होते हैं या वेश्या होती है, ईमानदार भी नहीं होते हैं और वफादार भी नहीं होते, और देश से या समाज से भी गद्दारी कर जाते हैं। तो वो बेशरम श्रेणी में आते हैं, बेशरम की श्रेणी में आते हैं। इसके संदर्भ में हम कुछ चर्चा भी करेंगे, कुछ न्याय व्यवस्था की भी हम चर्चा करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है यशवंत वर्मा, उनके घर में 50 करोड़ की संपत्ति, 50 करोड़ की क्या नकदी क्या दिखाई पड़ी। उन पर कार्रवाई क्या हुई? कुछ नहीं, बस बदली हो गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। दूसरे लखनऊ उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश है,
उसने हिंदू धर्मपीठ के सामने हिंदू वो जातिवाद धर्मांध भाषण कर डाला। कार्रवाई क्या हुई? तो नथिंग। वही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे राम नारायण मिश्रा, उन्होंने हद ही कर डाली। उन्होंने अपने निर्णय में स्त्री का स्तन को छूना, स्त्री को स्तन को छूना या स्त्री के उत्तंगांगों को छूना, उनका पैजामा को नाड़ा निकालना, पुल के नीचे ले जाना, ये बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं मानने से इंकार किया। ये बलात्कार नहीं है, बलात्कार का प्रयास नहीं है, ये मानने से ये कहा है और आरोपी को छोड़ दिया। ये भी बात बड़ी चर्चा का विषय रहा। ऐसे आदमी जज के साथ बेटी के औरत के ऊपर प्रैक्टिकल करना चाहिए। जो कहता है कि बलात्कार नहीं है, बलात्कार श्रेणी में नहीं आता, तो जज के बेटी या औरत के ऊपर से वो प्रयोग का उसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि उस क्या होता, उससे इफेक्ट क्या होता समझ में आएगा उनको। वैसा राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने मनु का पत्र बिठा गया, अभी तक उठाया नहीं गया, और जज के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। राम जन्मभूमि प्रकरण तो फेमस है। रंजन गोगोई के ऊपर एक स्त्री के शोषण का आरोप लगा। वो किससे भी रंजन गोगोई सर्वोच्च का जज है, रंजन गोगोई सर न्यायाधीश, उस पर एक स्त्री के ऊपर शोषण का यौन शोषण का आरोप लगा, उससे बरी हो गया और उसने राम जन्मभूमि प्रकरण का निर्णय भी दे दिया। उसको संसद में बिठाया गया। लेकिन एक शेड्यूल कास्ट का जज था मद्रास हाईकोर्ट का, CS कर्णन, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्याय व्यवस्था में 20 न्यायाधीश भ्रष्टाचारी होने की शिकायत की थी। प्रधानमंत्री को न्याय व्यवस्था में 20 न्यायाधीश भ्रष्टाचारी होने की शिकायत की थी। उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उस 20 भ्रष्ट न्यायाधीश पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मोदी ने क्या किया, वो जो शिकायत थी सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो तब न्यायाधीश JS केयर थे, उन्होंने 20 न्यायाधीश के ऊपर कार्रवाई करने बदली CS कर्णन को शो कॉज नोटिस दे दिया। और CS कर्णन ने अपनी सफाई पेश की। लेकिन जो सर न्यायाधीश उसके बाद में इन्होंने क्या किया, सर न्यायाधीश JS केयर इनके अध्यक्षता वाली पीठ ने 9 न्यायाधीश थे, जिसमें दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति J चलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मुदा, न्यायमूर्ति B लोकुर, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्रा घोष, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति भानुमति, इन्होंने एक मत से मागासवर्गीय जज कर्णन को अवमानना को दोषी मानकर 6 माह की सजा सुनाई। उनकी बदली पहले तो इलाहाबाद कर डाली थी, बंगाल कर डाली थी। कर्णन की बदली पहले बंगाल कलकत्ता उच्च न्यायालय कर दी थी, बाद में अवमानना का दोषी मानकर 6 महीने की सजा उनको सुनाई। उन्होंने सजा भोगी। अतः ये जो दिखाई पड़ता है, ये जो न्यायाधीश के जो हम कर्तव्य देख रहे हैं, ये हवा में सब नंगे दिखाई देते हैं। एक कहावत है ना, हवा में सब नंगे, ये दिखाई पड़ते हैं। हमारी न्याय व्यवस्था का जब पुराना इतिहास जब देखा जाए, ये इतिहास देखा जाए, तो अंग्रेज काल के सन 19 साल की याद आती है। 1919 जब हम गुलाब थे तब की याद आती है। तब न्याय व्यवस्था में ब्राह्मण न्यायाधीश बनने पर पाबंदी लगाई गई थी। ब्राह्मण न्यायाधीश बनने पर पाबंदी लगाई गई थी। और हमारा आज का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च कम सवर्ण न्यायालय ज़्यादा दिखाई पड़ता है। सर्वोच्च कम सवर्ण न्यायालय ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और कुछ न्यायाधीशों के जो जजमेंट पढ़कर वो न्यायालय की तोहिन भी दिखाई देती है। गरिमा कहाँ है न्यायालय? अतः हमें न्याय व्यवस्था में मेरिट धारक न्यायाधीश की ज़रूरत है। और जो अभी की जो कोलेजियम सिस्टम है, इससे हमें वो अपेक्षा नहीं कर सकते। हम इस कोलेजियम सिस्टम से अपेक्षा नहीं कर सकते। वो उसका रिजल्ट वो दिखाई भी नहीं दिया। वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद ने पारित संविधान के अनुच्छेद 124 एक अंतर्गत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो किया था,
NJSC वो भी हमें उचित नहीं दिखाई पड़ता। अगर इस सिस्टम से न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो सत्ताधारी वर्ग का हस्तक्षेप दिखाई पड़ेगा, जो भारत के लिए बड़ा घातक होगा। इसलिए भारतीय कांग्रेस के पितामह मोहनदास गांधी इन्होंने तथा भारतीय इतिहास के विचारविद भर्तृहरि इन्होंने भारतीय राजनीति को वैशाल्य कहा है, भारतीय राजनीति को वैशाल्य किया है। अतः हमें मृत धारक न्यायाधीश होने के लिए, पाने के लिए, मिलने के लिए UPSC लोक सेवा आयोग सदृश एक संस्थान का होना बहुत आवश्यक लगता है। जैसा UPSC पैटर्न पर न्यायाधीशों की स्पर्धा परीक्षा होती है और यूनियन जुडिशरी सर्विस कमीशन UJSC का गठन होता है और उसके द्वारा स्पर्धात्मक परीक्षा होती है तो हमें मेरिटधारी न्यायाधीश मिल सकते हैं। पर्याय भी है हमारे सामने। हमारा भारतीय संविधान है, उसकी कस्टोडियन सर्वोच्च न्यायालय है, वो वायदा है हमारे संविधान की। उनका दायित्व है कि मेरिट धारक न्यायाधीश का चयन करें। इसलिए UJSC यूनियन जुडिशरी सर्विस कमीशन के जो कोडियम को दी यूनियन जुडिशरी सर्विस कमीशन के UJSC की स्थापना करें, क्योंकि भारतीय संविधान कस्टोडियन ना संसद है, ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है। कस्टोडियन तो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है और उन्हें जो भी निर्णय देना है वो भारतीय संविधान का अधीन होना चाहिए। भारतीय संविधान को बाईपास नहीं करना चाहिए। यही हमें, और यही अगर ऐसी न्याय व्यवस्था बनती है तो भारतीय प्रजातंत्र, भारतीय संविधान एक मजबूत होगा और स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और विकास भारत होगा। इसी एक शब्द के साथ अपने शब्दों को विराम देता हुआ नमोदाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।